हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग पॉलिटिक एम्स को सीरीज को देख रहे थे। उसी सीरीज का ये लेक्चर नंबर 18 है। इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग ने पॉलिटी के बहुत टॉपिक को कवर किया है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में मतलब ये कि सर स्टेट जो होते हैं हमारे जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, सभी स्टेट के पास तो ऐसा नहीं है, दोनों हाउसेज नहीं है सभी स्टेट के पास, लेकिन 6 स्टेट ऐसे हैं जिसके पास दोनों हाउसेज हैं। मतलब बाई कैमरल नेचर का है, 2 कमरा है, ठीक है, बाई कैमरल नेचर। तो ऊपर वाले हाउस को हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, नीचे वाले हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। इसी को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे थ्रू द एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम लोग अपर हाउसेज बोलते हैं, मतलब हमारे स्टेट के जो अपर हाउसेज होते हैं उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। उसी के बारे में पूछ रहा है कि उसकी में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट बी एक्सीडेड, कह रहा है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नॉट लेस देन इट। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें कितना मेंबर के बारे में पूछ रहा है कि कितना मेंबर मैक्सिमम हो सकता है और कितना मेंबर जो है मिनिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट पूछा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम कितना एमएलसी हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। देखिए जो मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम मेंबर हो सकता है ना, वो होता है 1/3 ऑफ एमएलए। क्योंकि सर ये एमएलए कहाँ से आया? देखिए हमारा जो नीचे वाला हाउस होगा ना, इसमें जितना मेंबर आएगा ना उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मानिए ये नीचे वाले हाउसेज है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये, ठीक है, इसमें मानिए 300 मेंबर है। तो दैट मीन्स अगर इसमें 300 मेंबर है ना, इसमें 300 मेंबर है, तो ऊपर वाले हाउसेज जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, इसमें 100 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितना लोअर हाउसेज का कैपेसिटी होगा उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना लिमिट है? तो 1/3 ऑफ एमएलए, 1/3 ऑफ एमएलए। और मिनिमम कितना लिमिट है? तो 40 एमएल से, 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कि सर एमएलसी जो है किसी भी कितने हो सकते हैं हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एमएलसी कितने हो सकते हैं? तो 1/3 ऑफ एमएलए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3 ऑफ एमएलए, और 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट आंसर जो था सही था, 1/3 ऑफ एमएलए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 40 एमएलए से नॉट लेस देन, तो 40 एमएल से, 40 एमएल से कम नहीं होना चाहिए। हमारे सभी स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। केवल 6 स्टेट के पास प्रेजेंटली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, लेकिन 370 हटने के बाद उसका हट गया, खत्म हो गया, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि विच इज़ करेक्ट अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कुछ स्टेट हैं जिसके पास अपर हाउसेज और लोअर हाउसेज है, ठीक। ऊपर वाले हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है कि इट इज़ द अपर हाउसेज क्रिएटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ हाउसेज। ये कह रहा है कि ये अपर हाउसेज होता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि इसको ऊपर वाला हाउस बोलते हैं। जिस तरह राज्यसभा यूनियन में हम लोग राज्यसभा को ऊपर अपर हाउस बोलते हैं, उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी हम लोग स्टेट में अपर हाउसेज बोलते हैं, ठीक है। इसको इसीलिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया? तो फिर लिखा है कि इक्वलिटी ऑफ हाउसेज, ये दोनों हाउसेज का इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए। मतलब मानिए कि कोई बिल जो है जल्दी जल्दी में पास हो गया, तो उसको देख रेख करने के लिए, उसको सही से देखने के लिए जो है अपर हाउसेज बनाया गया। और दोनों हाउसेज जो होता है इक्वल नेचर का होता है, ठीक है। ये नहीं कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। जो देखिए सेकंड ऑप्शन में यही कुछ लिखा हुआ है कि इट इज़ क्रिएटेड एट द सेकेंडरी हाउस नॉट द सेकेंड हाउस। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये दूसरा घर है, ये दूसरा घर नहीं है, ये सेकेंडरी हाउस है जो इसको इसको देख रेख करने के लिए बनाया गया। नीचे वाले हाउस को कोई जल्दी में गलती से बिल कोई पास ना हो जाए, ठीक है। सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिल मतलब सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अगर रिलेटेड रहेगा तो क्या उसको रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, मतलब कोई गलत बिल पास ना हो जाए, इसीलिए इसको बनाया गया। दैट मीन्स सेकेंडरी हाउसेज बनाया गया, ना कि सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस कहने का मतलब होता है इन्फीरियर नेचर का, ठीक है। इसीलिए सेकेंड हाउस ना बोल करके इसे हम लोग सेकेंडरी हाउसेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आंसर जो था सही था, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। देखिए सिंपल सा, देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि देखिए राज्यसभा और लोकसभा को देखिए, ये क्या है? हमारा राज्यसभा है और ये हमारा लोकसभा है। उसी तरह यहाँ पे आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को देखिए और लेजिस्लेटिव असेंबली को देखिए। जब मैं राज्यसभा को पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का क्यों बनाया गया, राज्यसभा क्यों बनाया गया। उस समय सेम टू सेम यही बात मैंने आपको बताया था। ये जो राज्यसभा है ना, इसमें एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले तो सभी स्टेट को शामिल किया गया है, तो सभी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाउस ऑफ काउंसिल बोलते हैं, क्योंकि सभी स्टेट ऑफ काउंसिल बोलता है, ठीक है। क्योंकि इसमें सभी स्टेट आ जाते हैं, मतलब सभी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब एक ही स्टेट का है।
तो अगर एक स्टेट का है ना, तो इसमें भी आप देखेंगे कि अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा कि सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसमें है, मतलब कि लगभग समाज के सभी वर्ग इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इससे पता चलता है कि कोई बिल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो इतना तो देख ही सकता है ना कि सब ये हमारे सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, गलत बिल तो नहीं है। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया गया है, ठीक है। और अगर ऊपर में देखेंगे, यूनियन में देखेंगे, तो राज्यसभा का निर्माण किस लिए किया गया है, ताकि जो है यहाँ पे सभी स्टेट का रिप्रेजेंटेड हो सके, मतलब पूरा देश का रिप्रेजेंटेशन हो सके थ्रू द स्टेट, ठीक है। तो इसीलिए राज्यसभा का निर्माण हुआ गया है। कोई जल्दी जल्दी में कोई बिल पास ना हो जाए, इसलिए भी आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सभी स्टेट के पास ऐसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि सभी स्टेट को लगा कि इससे ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है सरकार के ऊपर, तो इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है एबॉलिश कर दिया गया। कुछ स्टेट तो एबॉलिश किया, कुछ के पास पहले से नहीं था, ठीक है, ब्रिटिश के समय से ही, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन जो था सही था। करें द एग्जिस्टेंस ऑफ अपर हाउसेज, अपर हाउस का देखिए एग्जिस्टेंस तभी तक है डिपेंड अपॉन द बिल पास पहले। मतलब अपर हाउसेज का काम क्या है सर, तो अपर हाउसेज का तो काम यही है ना, इसके द्वारा जो पास किया गया बिल होगा, उस बिल को क्या करना, जांच करना, या कोई भी बिल गलत पास ना हो जाए, इस सब को देख रेख करना, ठीक है। तो अपर हाउसेज तो तभी तक एग्जिस्टेंस में है ना जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास करेगा, नहीं तो जब बिल ही नहीं पास करेगा, मानिए लेजिस्लेटिव असेंबली भंग है, लेजिस्लेटिव असेंबली भंग है, कोई बिल तिल पास हो ही नहीं रहा है, तो इसका कोई एग्जिस्टेंस बचता ही नहीं है। तो ये भी आंसर जो था सही था, ऑल द आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अपर हाउसेज ऑफ द स्टेट कैन बी एबोलिश। तो कल सर आपने बताया था लोकसभा राज्यसभा में बताया था कि ये हमारा राज्यसभा है और लोकसभा है, और मैंने आपको बताया था कि दिस इज द परमानेंट बॉडी। राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, ये कभी एबॉलिश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एबॉलिश इसको किया ही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान ही नहीं राज्यसभा को हटाने का, ठीक है। राज्यसभा को हटाने का कोई प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। और एक चीज़ और मैंने बताया था कि हर एक 2 साल पे इसका 1/3 जो है 1/3 MP, लेकिन राज्यसभा है तो राज्यसभा में MP बैठेगा, तो 1/3 MP जो होगा, मैंने बताया था कि 1/3 MP जो है रिटायर कर जाते हैं और फिर नया 1/3 आ जाते हैं। इस तरह से ये हाउस जो है ना 2 ईयर करके 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। राज्यसभा MP का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन 1/3 जो है 2 साल में खाली हो जाता है, 2 ईयर में खाली हो जाता है, जिस वजह से ये हमेशा आपको फुलफिल ही दिखेगा, मतलब ये कभी खाली नहीं दिखेगा राज्यसभा आपको, ठीक है। तो राज्यसभा इज ए परमानेंट और सेम टू सेम केस हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यहाँ पे भी सेम होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन बैठते हैं सर, तो MLC बैठते हैं। इस MLC का कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 साल का होता है। इसमें भी सेम होता है कि 1/3 जो होगा, 1/3 MLC जो होगा 2 ईयर में खाली कर देंगे। 1/3 मतलब ये 6 साल कुछ इस तरह से बनाया गया है कि 2 ईयर में जो है 1/3 जो है खाली हो जाएगा और नया 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये भी कभी भी क्या होता है, ये भी आपको हमेशा फुलफिल दिखेगा, ये भी कभी जो है ये भी आप परमानेंट हाउस की तरह बोल सकते हैं। लेकिन देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी राज्यसभा को एबॉलिश करने की बात नहीं की है, कि राज्यसभा को ख़त्म करने की बात नहीं की है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करने की बात बोली गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि किसी स्टेट को लगता है कि हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई काम का नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हमारा असेंबली ही सब काम देख लेता है, कोई बिल हम गलत पास ही नहीं करते हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का ज़रूरत होगा। तो कहा कि इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म किया जा सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा लिखा हुआ है कि किसी स्टेट को लगा, जैसे बंगाल को लगा था, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, उसको लगा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत हमारे स्टेट में नहीं है, तो उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करवा लिया, ठीक है, बिल पास करके, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे पास होता है। लेकिन क्या राज्यसभा के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हटाने का प्रावधान है, तो नो, राज्यसभा कभी नहीं हट सकता है, राज्यसभा कभी नहीं हट सकता है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि द अपर हाउसेज ऑफ ए स्टेट दैट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी एबोलिश, क्या उसे एबोलिश किया जा सकता है अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, किस कंडीशन पे उसे खत्म किया जा सकता है। तो कह रहा है कि व्हेन द स्टेट असेंबली पास ए बिल ऑफ एबोलिशन बाय स्पेशल मेजोरिटी। जिस स्टेट, मानिए कि हमारे बिहार स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हमारे बिहार स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर बिहार स्टेट को लगता है कि इसका अब जरूरत नहीं है, तो बिहार स्टेट को एक बिल पास करना पड़ेगा, एबोलिशन बिल इसे हम लोग बोलेंगे। और इस बिल को जो है 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी मैंने लिखा है, 2/3 मेजोरिटी से इसे पास करना पड़ेगा। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग MP एंड नॉट लेस देन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट मीन्स हाफ प्रेजेंट एंड जितना होता है उसका, ठीक है। तो मतलब
इतना से इसको बिल को पास करना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से ये बिल पास होगा। अब रहा कि ठीक है सर, मानिए कि आपका असेंबली जो है उस स्टेट का, मानिए ये बिहार स्टेट था और बिहार स्टेट ने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करने के लिए बिल पास कर दिया। कैसे पास किया? तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एमपी एंड नॉट लेस देन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा सर, क्या वो भंग हो जाएगा क्या? तो नहीं भाई, अभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन पावर जो दिया गया है इसमें भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करने का जो मेन पावर दिया गया है वो दिया गया है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो अब पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट को लगेगा कि यार यार ख़त्म कर देते हैं। अगर लगेगा तो आर्टिकल 169 एक आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि अगर स्टेट असेंबली ने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोई बिल को पास करके आपके पास भेजा है कि आप इस पे सोचिए, पार्लियामेंट को अगर लगेगा कि हाँ ठीक है ख़त्म कर देता हूँ, तो पार्लियामेंट जो है ख़त्म कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट को लगेगा कि नहीं करेंगे ख़त्म, तो नहीं भी कर सकता है। तो जो मेन पावर दिया गया है जो पार्लियामेंट को ही दिया गया है। तो पहला क्या कंडीशन है? तो पहला कंडीशन है कि सबसे पहले उस स्टेट को अपने स्पेशल मेजोरिटी से एबोल्यूशन का जो बिल है उसको पास करना पड़ेगा असेंबली से, उस स्टेट के असेंबली से। फिर वो पार्लियामेंट जाएगा, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 169 आफ्टर द पासेज ऑफ बिल फ्रॉम द असेंबली मे एंड मे नॉट बी एबोलिश द अपर हाउसेज ऑफ द हाउसेज। पार्लियामेंट को लगेगा सही है तो मे और मे नॉट भी लिखा मैंने, कि मे एंड मे नॉट एबोलिश द अपर हाउसेज। पार्लियामेंट को लगेगा ठीक है ख़त्म कर देता हूँ तो कर देगा, नहीं तो नहीं ख़त्म करेगा। तो इसका बोथ आंसर जो था सही था। मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे भंग होता है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग करने के लिए सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली से एवोल्यूशन का बिल जो है पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से, फिर वो जाएगा पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट को लगेगा ठीक है ख़त्म कर देता हूँ तो ख़त्म करेगा, नहीं तो नहीं ख़त्म करेगा अंडर द आर्टिकल 169। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है कि विच वन इज करेक्ट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अब हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो ये अपर हाउसेज है, इसमें मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि सर इसमें मतलब मैंने बताया कि सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की भागीदारी होती है। तो क्योंकि सर ये कैसे आपने बोला कि सभी सेक्शन हमारे वो सभी वर्गों का भागीदारी इसमें होगा, तो देखिए अभी इसी के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव, इसमें कौन से लोग बैठते हैं, इसको कौन से लोग चुन करके भेजे हैं उसके बारे में बताया गया। देखिए कौन सा मेंबर होते हैं, तो वन बाय इसमें पूछा गया था विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट, कौन सा गलत है। तो अभी हम लोग गलत पहचानेंगे। तो देखते हैं, पहला लिखा है कि 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज ऑफ द स्टेट एंड स्टेट एज पार्लियामेंट में एज पे। तो देखिए कितना अच्छा चीज़ है कि हमारे इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में सबसे पहले कहा कि 1/3 जो होगा वो कहाँ से आएगा, तो वो आएगा लोकल बॉडी से, दैट मीन्स पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। तो 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब लोकल बॉडी मतलब हमारा पंचायत, और म्यूनिसिपल जो चूज करेगा वो आएगा। मतलब कि 1/3 मेंबर कहाँ के को चूज कौन करेगा, तो 1/3 मेंबर को चूज करेगा हमारा लोकल बॉडी, दैट मीन्स पंचायत एंड म्यूनिसिपल जो है चूज करेगा। मैं चूज करने की बात कर रहा हूँ। तो इससे पता चल गया कि लोकल बॉडी चूज करेगा तो अपन लोकल रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगा, तो वो लोग सब आएगा। तो पहला तो ये समझ में आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, तो ये तो सही था, 1/3 मेंबर जो है लोकल बॉडी के द्वारा चूज किया जाता है। 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द MLAs। अभी देखिए 1/3 तो लोकल बॉडी ने चूज किया और 1/3 को MLA चूज करेगा, ठीक है। जो हमारा नीचे लोग जो बैठते हैं ना उसे हम लोग MLA बोलते हैं, जो लोअर हाउसेज असेंबली में जो बैठते हैं उसे MLA बोलते हैं। तो 1/3 मेंबर को MLA चूज करेगा, और किसको चूज करेगा, तो लिखा है कि अमॉन्ग द पर्सन हु आर नॉट MLA, अपने में से नहीं चूज करेगा, और भी पार्टी के नेता सब होते हैं ना, उस लोग को चूज करेगा। तो 1/3 को MLA चूज किया, 1/3 को लोकल बॉडी चूज किया। अब बच कितना गया, 1/3 और बच गया, ठीक है। तो ये दोनों सही था कि 1/3 को लोकल बॉडी चूज करते हैं, 1/3 को हमारा MLA चूज करते हैं, लेकिन अपने में से नहीं चूज करेंगे, जो MLA नहीं है उसको चूज करेंगे, ठीक है। अब रहा कि 1/3 और बचा हुआ है सर, तो वो सब कहाँ से आएगा, तो देखो 1/12 ऑफ द मेंबर आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर स्टैंडिंग एंड रेसिडेंट ऑफ स्टेट। कह रहा है कि 1/12 मेंबर को वैसे कैंडिडेट, वैसे ग्रेजुएट चूज करेंगे जिसके पास 3 साल का डिग्री हो, ठीक है। ग्रेजुएट जिसके पास 3 साल का डिग्री हो, ठीक है, ग्रेजुएट वो लोग चूज करेंगे, और वो हमारे स्टेट का भी हिस्सा होना, मतलब हमारे स्टेट का भी वो रेसिडेंट हो, ठीक है। तो कौन चूज करेंगे, तो 1/12 को ग्रेजुएट चूज करेंगे जिसके पास कितने साल का डिग्री हो, 3 साल का डिग्री हो, और वो हमारे स्टेट का रेसिडेंट भी हो। तो ये भी सही है। 1/12 मेंबर जो है उसको इलेक्ट करेगा टीचर्स, ठीक है। अब देखिए 1/12 को कौन चूज कर रहा है, टीचर्स चूज कर रहा है, टीचर।
अब आप समझ में आ गया ना कि सर इसमें देखिए टीचर चूज कर रहा है, ग्रेजुएट चूज कर रहा है, लोकल बॉडी चूज कर रहा है, एमएलए चूज कर रहा है। इस तरह से हमारा जो ये काउंसिल होता है, इसमें आपको सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी मिल जाएगा देखने को। कुछ मतलब कुछ इंटेलेक्चुअल लोग टीचर चूज कर रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल लोग को ही चूज करेंगे, ग्रेजुएट चूज कर रहे हैं, एमएलए चूज कर रहे हैं, लोकल बॉडी लोकल रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। इस तरह से सभी का भागीदारी हमारे म्यूनिसिपल जो हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसमें हिस्सेदारी हो जाता है, ठीक है। तो 1/12 मेंबर को कौन चूज करेगा? टीचर्स। लेकिन वो टीचर कैसा होना चाहिए? तो जो कम से कम जो करा है कि सेकेंडरी स्कूल या ऊपर से टीचर हो, मतलब जो सेकेंडरी स्कूल का टीचर हो या उससे ऊपर का टीचर हो, उससे कम का नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी स्कूल से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 10th से कम का नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी स्कूल से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो टीचर चूज करेंगे। अभी 1/12 और 1/12 मिला के आपको कितना हो गया? तो 1/6 हो गया। मतलब इसका मतलब 1/6 और बचा हुआ है, क्योंकि दोनों मिला के 1/3 होगा, क्योंकि 1/3 को तो लोकल बॉडी और एमएलए ने चूज कर लिया था, 1/3 बचा था, उसमें से 1/12 को ग्रेजुएट एंड टीचर ने कर लिया, ठीक है। अब जो बच गया वो कितना बचा? तो आप जो बचा है सर केवल कितना बचा है? तो 1/6 बताया। तो यहाँ 1/5 नहीं होना चाहिए, ये हमारा गलत है, यहाँ 1/6 होना चाहिए, ठीक है। 1/6 1/6 मेंबर को जो है कौन चूज करेगा? तो ये जो गलत है हमारा, क्योंकि 1/6 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। जो बच गया ना 1/6 मेंबर, तो 1/6 मेंबर को हमारा कौन चूज करेगा? तो गवर्नर चूज करेगा, और गवर्नर नॉमिनेट करेगा, क्योंकि गवर्नर जो है नॉमिनेट करता है। हमने बताया था कि राज्यसभा के केस में राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, और हमारा जो ये स्टेट का मैटर है तो स्टेट में हमारा गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। तो 1/6 मेंबर को कौन करेंगे? तो गवर्नर करेंगे, ठीक है, गवर्नर 1/6 में। आपको किस कहाँ से ये वर्क्स करेंगे सर? तो ये भी देखिए इंटेलेक्चुअल लोगों को करेंगे, जिसने आर्ट के फील्ड में योगदान दिया हो, साइंस के फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के फील्ड में। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि सर हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है इसमें बहुत सारे मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए तो मैंने बोला था लेजिस्लेटिव काउंसिल का अस्तित्व किस लिए है? इसीलिए है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो बिल पास किया गया वो यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ पे देखा जाएगा क्या ये सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कि 1/6 मेंबर कहाँ से चूज होके आएंगे। तो गवर्नर नियुक्त करेंगे जो आर्ट का फील्ड का हो, साइंस का फील्ड का हो, सोशल सर्विस, लिटरेचर और कॉर्पोरेटिव। ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी राज्यसभा के टाइम में नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा के केस में हम लोग ने देखा था वहाँ पे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कि हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन से लोग होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर था कि ये जो था 1/5 नहीं होकर के 1/6 होना चाहिए। तो 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करेगा हमारा कौन? गवर्नर नॉमिनेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए अब आगे आप लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म हो गया और लेजिस्लेटिव असेंबली पे आ गया। असेंबली में कम से कम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो देखिए किसी भी असेंबली में जो है ना 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका तो मैक्सिमम लिमिट हो गया 500, और मिनिमम लिमिट कितना है? तो मिनिमम लिमिट कहा गया है कि 560, ठीक है। 560 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम लिमिट क्या है? 60। तो इसका आंसर कौन होगा? 560। दैट मीन्स 3 ऑप्शन जो होगा वो सही होगा कि मैक्सिमम लिमिट है सर 500 और मिनिमम लिमिट है 60। देखिए क्वेश्चन पूछा था तो स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट मोर देन 500 and not less than the 60 by constitution, but president can provide sanction for the smallest। कुछ छोटे छोटे स्टेट भी है जहाँ पे जो है इतने लोग हो नहीं सकते हैं, इतना एमएलए नहीं हो सकता है उस स्टेट में। मैं लोअर हाउस की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूँ। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ छोटे स्टेट है वहाँ पे इतना ज़्यादा 60 तो हो नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम लिमिट 60 मैंने बताया, 500 मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट 60 बताया। तो वहाँ पे इतना छोटा है कि 60 हो ही नहीं सकता। इसीलिए कुछ स्टेट के लिए प्रेसिडेंट ने अलग से जो है उसके लिए प्रावधान किया है कि आप छोटे भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। देखिए क्या होता है कि हमारा जो लोअर हाउसेज होता है ना, ये लोअर हाउस है, इसमें कुछ मेंबर को हमारा गवर्नर जो है नियुक्त करते हैं एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन का मतलब जो जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन मतलब वो इंग्लिश एंड ब्रिटिश है लेकिन हमारे इंडिया में रह गए, ठीक है। इंडिया में रह गए, ब्रिटिश थे इंडिया में रह गए, ठीक है। एंग्लो इंडियन के लिए कुछ पहले जो है नियुक्त करते थे गवर्नर, लेकिन आज के समय में संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 104th अमेंडमेंट, और उसमें कहा गया कि अब कोई एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं करेगा गवर्नर। अब तो 0 हो गया, ठीक है। लेकिन पहले 1 होता था इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसा प्रावधान था कि हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में
एक मेंबर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा उसको गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। और उसी तरह हमारे यूनियन में देखेंगे तो वहाँ पे जो लोकसभा होता था उसमें राष्ट्रपति जो होते थे, प्रेसिडेंट जो होते थे, वो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते थे। लेकिन ये दोनों का दोनों ख़त्म कर दिया है हमारा 104th अमेंडमेंट ने। और 104th अमेंडमेंट ने कहा कि एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की गवर्नर या प्रेसिडेंट को ज़रूरत ही नहीं है, अब जीरो, कोई एंग्लो इंडियन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि 104वां अमेंडमेंट जो है पास हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सा बिल है जिसे केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहाँ ऑनली लिखा हुआ था, ऑनली इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जिस तरह लोकसभा का कॉन्सेप्ट था उसी तरह इसका भी कॉन्सेप्ट होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का भी कॉन्सेप्ट होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आपको मनी बिल को केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही ले जाना है। फाइनेंस बिल जो टाइप 1 होगा उसको भी केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही ले जाना है। तो ये जो दोनों बिल होते हैं ना, मनी बिल और फाइनेंस बिल, इस दोनों बिल को ओनली इंट्रोड्यूस किया जाता है लोअर हाउसेज में। ठीक है, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल टाइप 1, इस दोनों बिल को हम लोग केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कोई भी बिल जो होता है ना, जैसे ये ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल को आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कीजिए फिर दूसरा हाउस जाएगा, ज़रूरी नहीं है पहला हाउस में जाना फिर दूसरा में जाना, ऐसा नहीं है। उसको किसी भी हाउस में पहले लाइए और फिर दूसरे हाउस में लाइए। लेकिन मनी बिल और फाइनेंस बिल के केस में ऐसा नहीं होता है। और कहोगे सर और कुछ क्वेश्चन मनी बिल फाइनेंस बिल से रिलेटेड, तो सेम टू सेम आप लोकसभा वाला याद रखिएगा कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, क्या इसका प्रावधान है। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था कि मनी बिल को इंट्रोडक्शन के जो फाइनल अथॉरिटी होता है, स्पीकर बताता है कि ये मनी बिल है कि नहीं। तो सेम टू सेम यहाँ भी होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर ही तय करेगा ये बिल मनी बिल है कि नहीं है। ठीक है, वहाँ भी रिकमेंडेशन लेना पड़ता था राष्ट्रपति से, यहाँ भी गवर्नर से रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मनी बिल और जो फाइनेंस बिल है इसको ओनली किस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सही था। नेक्स्ट है कि इफ़ ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस एंड पास्ड बाय द काउंसिल। मानिए एक ऑर्डिनरी बिल था, मैंने आपको बताया था बहुत तरह के बिल होते हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल। जो साधारण बिल है, मानिए इसको पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे पास कर दिया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ट्रांसफर टू असेंबली। अब ये बिल कहाँ पे आ गया? तो असेंबली आ गया, असेंबली में आ गया। तो असेंबली रिजेक्ट द बिल, देन द बिल कम टू इंड। मानिए कि एक बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया, लेजिस्लेटिव असेंबली में आया और लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसे क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो क्या ये बिल ख़त्म हो जाएगा? तो यस, ये बिल ख़त्म हो जाएगा। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर आप देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर दिया गया। कोई ऑर्डिनरी बिल अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में आया और लेजिस्लेटिव काउंसिल से होकर के लेजिस्लेटिव असेंबली में गया, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है कि अगर वो बिल को लगेगा उसको नहीं पास करना है तो रिजेक्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, उसको बिल को पास करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो बिल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ फाइनेंस बिल टाइप 2 एंड ऑर्डिनरी बिल। तो ये देखिए फाइनेंस बिल टाइप 2 है, टाइप 1 रहता है तो उसको मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन ये टाइप 2 है। और ऑर्डिनरी बिल इस केसेस में कह रहा है कि इफ असेंबली ने पास कर दिया तो बिल ट्रांसफर चला गया काउंसिल में, तो काउंसिल एज फॉलोइंग राइट। काउंसिल क्या कर सकता है? मानिए कोई बिल था, ऑर्डिनरी बिल था या फाइनेंस बिल टाइप 2 था, हमारे जो है असेंबली ने पास कर दिया, असेंबली ने क्या कर दिया? पास कर दिया। और वो बिल पहुंचा कहाँ पे? पहुंचा काउंसिल में पहुंचा। तो काउंसिल क्या कर सकता है? तो काउंसिल उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन रिजेक्ट करेगा तो ध्यान रखना है कि जब रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट कर दिया ना तो वो बिल पहुंच जाएगा फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली में, नीचे वाले हाउस में पहुंच जाएगा। ठीक है, नीचे वाले हाउस पहुंचेगा और नीचे वाले हाउस ने अगर फिर से दोबारा पास करके पहुंचा दिया ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वो बिल को पास करना पड़ेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जब एक कोई फाइनेंशियल बिल टाइप 2 को या ऑर्डिनरी बिल को असेंबली ने पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा, तो काउंसिल उसको रिजेक्ट तो कर सकता है, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, रिजेक्ट करने के बाद क्या करना है? उसको पास भी कर सकता है काउंसिल। हाँ, पास तो कर ही सकता है। काउंसिल में सजेस्ट अमेंडमेंट, अमेंड भी कर सकता है काउंसिल। अमेंडमेंट के लिए सजेशन दे सकता है। मानिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बोला कि सर थोड़ा इसको चेंज कर दीजिए आप। अगर मानिए कि काउंसिल ने बोला चेंज करने के लिए, ठीक है, और चेंज का अगर मानिए लेजिस्लेटिव असेंबली ने मान लिया तो बिल पास कहलाएगा। अगर माना नहीं और फिर से बिल को पास करके फिर से काउंसिल के पास ही भेज दिया, फिर 1 महीने के अंदर काउंसिल को पास करना पड़ता है इन केस ऑफ द सजेस्ट अमेंडमेंट। ये ध्यान रखना है। फोर्थ कहता है कि मे नॉट बी एक्ट अपॉन द 3 मंथ। 3 महीने तक कुछ भी एक्शन भी नहीं ले सकता है काउंसिल। हाँ, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल टाइप 2 में 3 महीने तक कुछ नहीं एक्शन ले सकता है। अब देखिए फिफ्थ ऑप्शन बोल रहा है कि इन केस ऑफ रिजेक्शन एंड नॉट एक्ट अपॉन द 3 मंथ, ये बिल ट्रांसफर हो जाता है असेंबली में
और असेंबली अगर इसको फिर से अगेन पास कर देता है ना, तो काउंसिल के पास 1 महीने का टाइम होता है और इस बार उसका हाँ ही बोलना पड़ता है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक आप लोग को इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या बोला। बोला कि कोई ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंस बिल टाइप 2 रहेगा ना, वो बिल जब असेंबली से पास होके, मानिए इससे पास होकर के यहाँ पे पहुँचा है काउंसिल में, काउंसिल के पास ये चारों पावर है। रिजेक्ट करेगा, पास करेगा, सजेस्ट अमेंडमेंट कर सकता है, 3 महीना तक कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब वो रिजेक्ट करता है ना, तो फिर से वो बिल पहुंच जाता है नीचे वाले हाउसेज में, और अगर वो रिजेक्ट किया, फिर से पहुंच गया नीचे वाले हाउस में, और नीचे वाले हाउस ने फिर से पास करके भेज दिया ना, तो दोबारा जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पहुंचा ना, तो इस बार 1 महीने का केवल टाइम होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और इस बार हाँ बोलना पड़ता है, ना का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। सेम होता है सजेशन के केस में। अगर अमेंडमेंट को सजेस्ट कर रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल कि सर इसको इस अमेंडमेंट को देख लीजिए आप, अगर अमेंडमेंट को लेजिस्लेटिव असेंबली ने मान लिया तो ठीक है, पास कर लाएगा। लेकिन अगर नहीं माना और फिर से पास करके काउंसिल को भेज दिया, तो इस बार भी 1 महीने का ही टाइम होता है काउंसिल के पास, और हाँ ही बोलना पड़ता है, ना का कोई ऑप्शन नहीं रहता। 3 महीने तक कोई बिल पे मानिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक्शन नहीं लिया, तो फिर से ये बिल चला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और असेंबली उसको अगर फिर से पास करके भेजता है काउंसिल के पास, तो वहाँ भी फिर 1 महीने का टाइम होता है काउंसिल को, और इस बार हाँ ही बोलना पड़ता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, 1-2 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए हमारा आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारे देश का जो है सबसे बड़ा जो है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग जुडिशियरी बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमारे देश में जो कोर्ट है ना, वो हायर की बेसिस पे है। हायर की बेसिस मतलब सबसे ऊपर सबसे बड़ा है, उससे नीचे वाले छोटा है, उनका पावर भी छोटा है, और इससे नीचे वाले सबसे छोटा है। मतलब दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, इसके कोई भी एक्शन या डिसीजन को गलत ठहराने का भी पावर है सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए मैंने हायर की बेसिस बोला। हायर की बेसिस मतलब ये सबसे पावरफुल है, ये थोड़ा कम पावरफुल है हाई कोर्ट, क्योंकि इसके डिसीजन को ये नाम भी बोल सकता है, और नीचे वाले कोर्ट जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब जो होते हैं ये सब है। तो मतलब हायर की बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जुडिशियरी के बारे में डिस्कस किया गया है। जुडिशियरी एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये ध्यान रखना है, और इसके बारे में हमारा आर्टिकल 124 डीपली डिस्कस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वो विच वन इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या सब करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करता है, बचाता है। हमारा आर्टिकल 32 आपको पता होगा कि आर्टिकल 32 डिस्कस किया था कि हमारे फंडामेंटल राइट को बचाने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का पावर किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कौन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा किसी भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कोई नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन को गलत ठहरा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड बहुत सारे प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इस सब के द्वारा जो है क्या कर सकता है, किसी भी एक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन को गलत ठहरा सकता है। अगर मानिए सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सेंटर और स्टेट आपस में लड़ाई करते हैं ना, तो ये केस हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। सेंटर और स्टेट क्यों लड़ाई करेंगे सर? तो अब तो हमेशा देखे ही होंगे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई करते रहता है टैक्स को लेकर के, ठीक है, और जो केरला गवर्नमेंट है वो गवर्नर के पावर को लेकर के लड़ाई करते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो टैक्स को लेकर ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का लड़ाई जो सेंटर और स्टेट के बीच का लड़ाई होगा ना, तो ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। लिखा है कि ही कॉन्सुलेट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए हमारे प्रेसिडेंट को एक अधिकार मिला है कि आप किसी भी मैटर पे जो है ना अपने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। तो यही लिखा है कि ही कॉन्सुलेट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को ये मजबूत करता है। कैसे मजबूत करता है? तो एक्ट एज द एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द एनी इशू रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी इशू पे या कोई भी जुडिशियल मैटर पे सलाह देने का पावर है प्रेसिडेंट के पास, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो ये भी जो है हमारा क्या करता है, प्रेसिडेंट की ऑफिस को क्या मजबूत करता है, ठीक है। तो ये सभी का सभी काम हमारा सुप्रीम कोर्ट का है। आई थिंक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देखेंगे। तो आई थिंक आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ओके, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट सबको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग को लोकल बॉडीज़ पढ़ना है, और शायद और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन।